इन दोनों की लाशों को कपड़ों से ढक दिया गया और दूसरे मुसाफिरों का जायजा लेने लगे। फिर सिस्को ने मुसाफिरों से अपील की, हमारे पास फर्स्ट एड का काफी सामान मौजूद है, बराए करम आप में से जो हजरात डॉक्टर हों या इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से वाकफियत रखते हों और रजाकाराना तौर पर दूसरों की मदद करें। और इस अपील पर बहुत से लोग तैयार हो गए। उन्होंने सिस्को की बताई हुई जगह से फर्स्ट एड का सामान हासिल किया और जख्मी मुसाफिरों की मरहम पट्टी करने लगे। सिस्को और उसके साथी भी तेजी से मसरूफ अमल थे। अभी तक उन्होंने उस जगह की तरफ तवज्जो नहीं दी थी जहां त्यारा उतरा था। बहरहाल वो बात की बात थी, पहले मुसाफिरों की मुकम्मल खबर की जरूरत थी। ये बहुत जरूरी काम था। जहाज के मुसाफिर पूरी तनदही से ताउन कर रहे थे। मामूली जख्मों वालों ने अपने जख्मों की परवाह न करते हुए दूसरों की मरहम पट्टी पर ज्यादा तवज्जो दी थी और सबके ताउन से वो बहुत जल्द हालात पर काबू पाने में कामयाब हो गए। लेकिन पूरे मुसाफिरों के सर्वे से चंद अलमनाक इंकशाफात भी हुए थे। मुसाफिरों में से 43 अफराद हरकत कल्बबंद होने से हलाक हो गए थे। उनमें ज्यादा औरतें थी और चंद कमजोर दिल के मर्द भी थे। 2 होस्टेसें हलाक हुई थी। इस तरह मरने वालों की तादाद 45 थी और बहरहाल ये बड़ी तादाद थी। लेकिन क्या किया जा सकता था, बाकी लोगों का बच जाना ही मौजज़ा था। लाशों को जहाज के आखिरी हिस्से में पहुंचा दिया गया। सीटें खोल दी गईं। चंद होस्टेस होश में आ गई थी। होश में आते ही उन्होंने अपने फराइज संभाल लिए। किचन में गर्म कॉफी तैयार होने लगी और फिर वो मुसाफिरों में तकसीम कर दी गई। इसके बाद सिस्को, रॉड्रिक और दूसरे पायलट त्यारे के दरवाजे के करीब पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर सिस्को ही को कुछ ख्याल आया और उसने सीटों के बराबर वाले शीशों से दूसरी तरफ झांका और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। शीशों के दूसरी तरफ बर्फ अटी हुई थी और जिस अंदाज में बर्फ नजर आ रही थी उससे अंदाजा होता था कि त्यारा काफी हद तक बर्फ में धंसा हुआ है। वालकोब, उसने एक पायलट को आवाज दी और वालकोब जल्दी से उसके करीब पहुंच गया। विंडशील्ड के वाइपर चलाकर इसे साफ करो, मैं एक और खतरे के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत बेहतर। वालकोब ने खतरे की वजाहत नहीं तलब की और उसकी हदायत पर अमल करने पायलट रूम में दाखिल हो गया। उसने वाइपर चलाने की कोशिश की लेकिन वाइपर कामयाब ना हो सके। विंडशील्ड पर भी बर्फ की मोटी तह थी जिसे ताकतवर वाइपर साफ नहीं कर सके। तब उसने वापस आकर सिस्को को उसके बारे में बताया। सिस्को ने गहरी सांस ली और फिर वो रॉड्रिक से मुखातिब होकर बोला, रॉड्रिक, मेरा अंदाजा है कि त्यारा बर्फ की किसी पहाड़ी में घुस गया है। मैं इसके इस तरह रुक जाने की वजह सोच रहा था जो अब मालूम हुई। कोया यूं समझो कि हम बर्फ की कब्र में दफन हैं और इस खतरनाक सूरत के भयानक नताज का अंदाजा तुम बखूबी लगा सकते हो। ऑक्सीजन ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सकेगी और उसके बाद फिर वही बेबसी की मौत। रॉड्रिक के चेहरे पर गहरे गौर फिक्र के आसार पैदा हो गए। फिर उसने कहा, हमने इंतहाई हद तक अपने फराइज को पूरा करने की कोशिश की है लेकिन सिर्फ हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते। इस तरह जिंदगी बचाने के लिए जहाज के मुसाफिरों को हमारी मदद करना होगी। मेरा ख्याल है अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। हम इन्हें साफ कह देते हैं कि इन्हें हमारे साथ अंत तक मेहनत करना होगी। मेरा ख्याल है ये लोग इनकार नहीं करेंगे लेकिन क्या किया जाए, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें। हाँ, एक बात और अर्ज कर दूं, वो ये कि इन हालात में त्यारे के यहाँ से निकलने और इसकी दुरुस्तगी का सवाल यहीं पैदा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि इंजन जल चुके हैं और ईंधन खत्म हो गया। अलबत्ता हमारे वायरलेस काम कर सकते हैं। इनके जरिए हम इमदादी पार्टियों को तलब करेंगे लेकिन ऐसी सूरत में जबकि हमें खुली हवा में पहुंचने का मौका मिल सके। लेकिन प्रोग्राम क्या है रॉड्रिक? हम बर्फ में सुरंग बनाएंगे जो हमें बाहर तक पहुंचा देगी और इसके लिए हमें ये सीटें तोड़कर इनके पाए वगैरह निकालने पड़ेंगे जिनसे बर्फ खुरची जा सके। रॉड्रिक ने कहा और सिस्को गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, बिलाशुबा कुदरत ने तुम्हें बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। मैं तुम्हारे इस कारनामे की तारीफ तफसील से और फुर्सत के वक्त करूंगा जो तुमने त्यारे को तूफान से निकाल कर अंजाम दिया। फिलहाल हम जिंदगी तो बचा लें। और फिर वो मुसाफिरों के दरमियान खड़े होकर बोला, दोस्तों, पेशावराना फराइज की अंजाम दही में हमने जिंदगी की परवाह न करते हुए जो कुछ किया है वो आपके सामने है। मैं इस त्यारे का फर्स्ट पायलट हूँ लेकिन मुझे ये एतराफ करते हुए शर्मिंदगी है कि मैं आप लोगों की और अपनी जिंदगी से मायूस हो गया था। खौफनाक तूफान ने हमें चारों तरफ से जकड़ लिया था। अकल साथ छोड़ गई थी। आज़ाम मफलूज हो चुके थे। आप इस खौफनाक सूरत-ए-हाल का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो हमें दरपेश थी क्योंकि आपको असल बात बताने से गुरेज किया गया था। ऐसी सूरत में जबकि हम हिम्मत हार बैठे थे और मौत लहजा बलहजा करीब तर होती जा रही थी, मेरे नौजवान दोस्त ने अपनी खून की गर्मी को इस्तेमाल किया। इसने एक बहादुर नौजवान होने का सबूत देते हुए मौत के चैलेंज को कबूल किया और दर हकीकत हवाबाजी की दुनिया को अगर कभी इस कारनामे को जानने का मौका मिला तो मेरा दोस्त रॉड्रिक दुनिया भर के हवाबाजों का हीरो होगा। इसने एक नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम दिया है जिसे अकल कभी तस्लीम नहीं कर सकती। खुदा की मदद शामिल हाल रही और त्यारा नीचे उतरने में कामयाब हो गया। साथियों, त्यारे के 2 इंजन तबाह हो चुके, ईंधन कती खत्म हो गया है और इस वक्त यह त्यारा हमारे लिए सिर्फ एक सर छुपाने की जगह की हैसियत रखता है। हमारे फराइज इसी वक्त तक हम पर लागू हैं।
जब तक हम कुदरत के हाथों बेबस न हो जाएं और हम इस दौर से कहीं आगे निकल गए हैं। चुनाचे मेरी दरख्वास्त है कि आप हमें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार न समझें। हम में से किसी की गलती से यह हादसा पेश नहीं आया है। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि हम एक कुदरती आफत का शिकार होकर किसी नामालूम जगह पड़े हैं, तो हम में से हर एक का फर्ज है कि अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी रजाकाराना खिदमात पेश करें। इज्तिमाई जद्दोजहद हमारी जिंदगियां बचा सकती है। मैं आपसे हकीकत हाल नहीं छुपाऊंगा। त्यारे के नकारा इंजन किसी न किसी तरह इसे नीचे तो ले आए, लेकिन वो इसे रोकने में नाकाम रहे और जमीन पर उतरने के बाद त्यारे की खुद ब खुद रुक जाने की वजह हमारी समझ में भी नहीं आई थी। लेकिन दरवाजा खोलने की कोशिश और दूसरे हालात का जायजा लेने के बाद इंकिशाफ हुआ है कि त्यारा बर्फ के किसी तोदे में घुस गया है। यही इसके रुक जाने की वजह थी। नहीं कहा जा सकता कि बर्फ का ये तोदा कितना तवील आरीज होगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, हमें निकलने की जद्दोजहद तो करना ही होगी, क्योंकि बहुत थोड़े वक्त के बाद हम ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाएंगे और यह त्यारा हमारी कब्र बन जाएगा। इसलिए जरूरत है कि हम हर मामले में एक दूसरे की मदद करें। मैं आप में से हर एक की राय कबूल करूंगा, क्योंकि अब मसला हम सब के लिए यकसां है। मेरी राय है कि हम सब जो कुछ भी हाथ लगे उसे लेकर बर्फ में सुराख करें और बिलाखिर इसके इख्तिताम तक पहुंच जाए। क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे? औरतों के अलावा तकरीबन तमाम ही मुसाफिर उठ खड़े हुए। इनमें बूढ़े भी थे और जवान भी। इन सब ने सिस्को के साथ ताउन का वादा किया और सिस्को खुश हो गया। जिंदगी में बहुत से मरहले आते हैं दोस्तों। कुछ लोग एडवेंचर की जिंदगी पसंद करते हैं, लेकिन इनको मसरूफियात इन्हें इजाजत नहीं देती। अब गैर मुतवक्का तौर पर इसका मौका मिल चुका है। कल जब आप अपने मकानों के ड्राइंग रूम में या ख्वाबगाहों में बैठकर अपने बच्चों और दोस्तों को इस खौफनाक सफर की कहानी सुनाएंगे, तो आपको एक अजीम मुसरत का एहसास होगा। आइए जिंदगी की जिद्दोजहद की इब्तिदा करें। सिस्को ने कहा और फिर वो सब सीटें उखाड़ने लगे। सभी के चेहरों से खौफ दूर हो चुका था। जो लोग जख्मी थे और उनका साथ न दे सकते थे, उन्होंने मुआज़रत की। तो सिस्को ने कहा, आज आप जख्मी हैं तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। कल हम भी जख्मी हो सकते हैं, उस वक्त आप हमारी मदद करें। सिस्को का ख्याल था कि सबसे पहले दरवाजे को अंदर से उखाड़ा जाए और उसके बाद बर्फ में सुरंग की खुदाई शुरू की जाए। लेकिन रॉड्रिक ने एक बार फिर जहानत का मुजाहरा किया। उसने कहा कि त्यारे की दाएं बाएं समत गैर यकीनी है। न जाने इस तोदे की चौड़ाई कितनी होगी। इसके बरक्स इसके सामने की समत ज्यादा मौजू है, क्योंकि बहरहाल इस तरफ बर्फ इतनी नरम थी कि त्यारे को दाखिल होने का मौका मिल गया। इसलिए विंडशील्ड तोड़कर सामने के रुख पर खुदाई मौजू रहेगी। मुनासिब ख्याल है। सिस्को ने उससे इत्तेफाक किया और नौजवानों की टीम उन लोगों की क़यादत में पायलट रूम में दाखिल होगी। इन सबके हाथों में त्यारे की कुर्सियों का लोहा और दूसरी चीजें थी। विंडशील्ड पर जरबे लगाई जाने लगी और चंद मिनट के बाद मजबूत विंडशील्ड चिकनाचूर होगी। उन्होंने शीशे के टुकड़े साफ किए और फिर रॉड्रिक, सिस्को, वाल्कोव और माइकल अपने हाथों में पकड़े औजारों से बर्फ में सुराख करने लगे। अगर बर्फ की बजाय मिट्टी होती तो इन्हें एक मुश्किल ये पेश आ सकती थी कि वो खोदी हुई मिट्टी को कहां ले जाते। जाहिर है उसे त्यारे में भरना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन बर्फ में दब जाने की खासियत होती है। इस चीज को इन्होंने मद्देनजर रखा था। गोया इतना बड़ा सुराख किया जा रहा था जिसकी बर्फ सुराख की दीवारों में दबकर ठोस हो जाए। यह तरकीब इंतहाई कारआमद रही। बर्फ की खुदाई में भी ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ज्यादा सख्त नहीं थी। दूसरे लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। फिर तकरीबन 5 फुट की खुदाई के बाद एक दूसरी टीम मसरूफ होगी और ये लोग बैठकर आराम करने लगे। इस तरह 4-4 आदमियों की टोलियां खुदाई में मसरूफ रहीं। काम तेजी से जारी था। वो लोग पूरी दिलचस्पी से इसमें हिस्सा ले रहे थे और इज्तिमाई जिद्दोजहद के कामयाब न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हर पार्टी नाप नाप कर 5-5 फुट खुदाई कर रही थी। इस तरह जब 8वीं पार्टी की बारी आए तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। इन्होंने भी 5 फुट खुदाई की ही थी कि उनकी खुदालें बर्फ की दीवार के पार निकल गईं। हवा के एक सर्द झोंका उनके चेहरों से टकराया। उनके मुंह से खुशी की चीखें निकल गईं। उन्होंने जल्दी जल्दी इस सुराख को चौड़ा किया और फिर बर्फ की दूसरी तरफ निकल गए। इस तरह उन्होंने बर्फ में तकरीबन 40 फुट लंबी सुरंग बनाकर बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर लिया। जरा सी देर में दूसरे लोगों को उसकी खबर कर दी गई और थोड़ी देर में जहाज के बहुत से मुसाफिर बाहर आ गए। इनमें सिस्को और उसके साथी भी थे, लेकिन बाहर का मंजर बहुत अजीब था। जहां तक निगाह काम करती थी बर्फ के मैदान नजर आ रहे थे। इन मैदानों में दरख्त भी लगे थे, लेकिन बर्फ से ढके हुए। ऊंचे नीचे बर्फ के तोदे चारों तरफ बिखरे हुए थे और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनके बाएं समत तकरीबन 4-5 फरलांग के बाद खौफनाक ढलान फैली हुई थी। गोया ढलान भी बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उनकी गहराई से अंदाजा हो जाता था कि वो जमीन से हजारों फुट किसी बुलंद मकाम पर है। गोया इस तवील व अरीज मैदान के इख्तिताम पर भी ढलान होंगे और जिग्राफियाई हैसियत से इन ढलानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।
ना जाने कहां वो खौफनाक खड्डों से पुर हों जिनमें गिरने के बाद जिंदगी का तस्वुर भी हमाकत होगा। दूसरे लोग इस खूबसूरत मंजर को दिलचस्प निगाह से देखे जा रहे थे, लेकिन सिस्को और उसके साथियों के चेहरों पर अजीब से तासरात फैले हुए थे। बहरहाल एक मरहला तय हो गया। हमें एहसास है कि प्लान भी हमारे लिए सूदमंद नहीं है। अगर हम इमदादी पार्टियों को इस तरह मुतवज्जा न कर सके तो यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन जिंदगी की आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जरूरी है। क्या तुम ये खौफनाक सूरत हाल महसूस कर रहे हो सिस्को? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है तमाम जहादीदा लोग इसे महसूस कर रहे होंगे। हम नहीं कह सकते कि हमें यहाँ कब तक रुकना पड़े। बहरहाल इसके लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे। मसलन खुराक और दूसरी चीजों का ख्याल रखना होगा। कोई चीज जरूरत से ज्यादा खर्च ना की जाए। जाहिर है हमारे पास खुराक का बंदोबस्त तो है ही नहीं, अब सिर्फ इमदादी पार्टियों की आस है। अगर वो यहाँ तक पहुंच गई तब तो ठीक है, वरना जिंदगी बड़े मुश्किल मरहले में दाखिल हो जाएगी। अब क्या हुक्म है जनाब? वालकूब ने पूछा। इब्तदाई इंतजामात, मेरा ख्याल है तैयारी की गुमशुदगी की इतला सबको मिल गई होगी और इमदादी पार्टियां बहुत जल्द रवाना हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले जहाज के तमाम मुसाफिरों से रंगीन कपड़े ले लो और इनके फ्लैग बनाकर पूरी चोटी पर फैला दो। पहले ये काम कर लो, इसके बाद हम वायरलेस पर बाहर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। बल्कि वालकूब और डार्डिक दूसरे नौजवानों के साथ मिलकर ये काम संभाल लें। हम किसी बुलंद जगह पर वायरलेस स्टेशन कायम करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से करीबी ममालिक से राब्ता कायम किया जा सके। सिस्को ने कहा। मुनासिब है। वैसे क्या आप इस इलाके के बारे में कोई अंदाजा कायम कर सकते हैं मिस्टर सिस्को? बहुत मुश्किल है, और अगर कर भी लें तो फिलहाल हमारे लिए सूदमंद नहीं है। इससे फायदा भी क्या होगा? हाँ ये तो दुरुस्त है। बहरहाल हम अपने मिशन पर चलते हैं। अब अपने काम को तकमील तक पहुंचाएं और वो वापस से सुरंग में दाखिल हो गए। दुनिया के न जाने कौन से गैर आबाद और वीरान खित्ते में ये आबादी हो गई थी। इंसानी जिंदगी जद्दोजहद में मसरूफ थी, जहानतें उभर आई थी। नौजवानों ने अपने अपने काम बांट लिए थे। ये सब ऐशो इशरत के रसिया थे। इनकी सलाहियतें अतलस व कमख्वाब में लिपटी हुई गहरी नींद सो रही थी। लेकिन जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर लोग उठे और वह सब कुछ कर रहे थे जो जिंदगी का मकसद है। बर्फ की तकरीबन तमाम बुलंद चोटियों पर रंगीन कपड़े लहरा रहे थे। इन्हें ऊंची ऊंची राडों में बांध दिया गया था जहां से हर वो चीज निकाल ली गई थी जो इस सिलसिले में काम आ सकती थी। रॉड्रिक दर हकीकत बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों का मालिक साबित हुआ था। उसे कबल भी उसके साथियों ने उसके साथ काफी वक्त गुजारा था, लेकिन इस वक्त उसकी जो सलाहियतें सामने आई थी वो हैरत अंगेज थी। उसने जहाज के फर्नीचर से लकड़ियां निकाल ली थी और इन लड़कियों की उसने अस्काइंग शूज बनाए थे। फिर 2 राडों की मदद से सबसे पहले उसने अस्काइंग शूज का तजर्बा किया और इस तजर्बे की शानदार कामयाबी से नौजवानों में मुसर्रत की लहर तोड़ गई थी। वो जो बर्फ पर स्केटिंग के एक्सपर्ट थे, बर्फ के मैदान पर फिसलते फिर रहे थे। बर्फ का तवील और दुश्वार गुजार सफर अब उनके लिए कुछ नहीं रहा था। उन्होंने मैदान के कुर्बो जवार के तमाम इलाके की सैर कर ली थी। हाँ, दूर दराज के इलाके अभी बाकी थे और इस तरफ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। दूसरी तरफ सिस्को और माइकल चंद नौजवानों के साथ वायरलेस का तमाम सामान लेकर एक बुलंद तोदे पर अच्छी तरह जायजा लेने के बाद उस पर वायरलेस स्टेशन बना चुके थे। कहा नहीं जा सकता था कि किस वक्त बर्फ का तूफान आ जाए और बर्फबारी होने लगे, इसलिए उन्होंने स्टेशन पर छत का बंदोबस्त भी किया था। काफी बुलंद अंटीने बांधे थे। बहरहाल जिस अंदाज में काम हो रहा था इससे उन लोगों में जिंदगी का पता चल रहा था और अगर एक खौफनाक तसव्वुर उनके साथ ना होता तो शायद वो उसे अपनी जिंदगी का खूबसूरत दौर कह सकते थे। इनके दिलों में लगन थी और किसी काम में थकन नहीं महसूस कर रहे थे। ये दूसरी बात है कि अगर उन सबके ज़हनों पर वो खौफनाक तसव्वुर ना होता तब शायद उनमें से एक भी इस जज्बे और इस लगन से काम नहीं करता। बहरहाल हमदर्दी और नेकियों के बेशुमार मनाजर देखने में आ रहे थे और वक्ती तौर पर वो सब मायूसी के गढ़ों से निकल आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि बहुत जल्द वो यहाँ से वापस जा सकेंगे। फिर सिस्को ने वायरलेस से पहला पैगाम नशर किया। उसने अपना कोड नंबर पूरी दुनिया के लिए दोहराया और अपनी पोजीशन बताने लगा। यह सिलसिला सूरज छुपने तक जारी रहा, लेकिन ट्रांसमीटर पर जवाबी पैगाम मौसूल नहीं हुआ। इसका मतलब था कि करीब में कम अज कम इस वायरलेस के हिताए अमल में कोई ऐसी आबादी नहीं थी जो इन पैगामात को वसूल कर सकती, या अगर थी तो शायद मौसम की खराबी या किसी और वजह से वो पैगामात वसूल नहीं कर सकी थी। बहरहाल सिस्को मायूस नहीं हुआ। सूरज छुपने पर उसने वायरलेस स्टेशन पर 2 आदमियों की ड्यूटी लगा दी। ये माइकल और वालकोप थे। बाकी तमाम लोग सुरंग के रास्ते दफनशुदा जहाज में आ गए। जख्मी की हालत बेहतर थी। होस्टेसें बेचारी यहाँ भी अपने फराइज की अंजामदही में मसरूफ थी। वह हल्का खाना तैयार कर रही थी जो तैयार होने के बाद जहाज के मुसाफिरों में तकसीम कर दिया गया। माइकल और वालकोप को खाना वायरलेस स्टेशन में पहुंचा दिया गया था। वैसे रात के झुकते ही बाहर की फिजा काफी सर्द हो गई थी, इसलिए वालकोप और माइकल के लिए मोटे लिबास का खास बंदोबस्त कर दिया गया था। इसके बाद सिस्को ने नौजवानों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे दोस्तों, क्या हम इस बात पर फख्र न करें कि इस कुदरती हादसे से निमटने के लिए हमने जिस इत्तेहाद का सबूत दिया है वो लाफानी है।
हमने चंद घंटों में अपनी बका के लिए जो कुछ किया है वो नाकाबिले शिकस्त है। हम में से हर फर्द ने अपनी जहानत का भरपूर इस्तेमाल किया है और अब हम सब इस वक्त तक एक ही खानदान के अफराद हैं जब तक इमदादी पार्टियां यहां नहीं पहुंच जाती। इसके बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी इस सफर को ना भूल सकेंगे। मैं कोई फिलासफर नहीं हूं, एक सीधा साधा सा इंसान हूं और दानिश्वरों के चंद अकवाल से वाकिफ हूं जिन्हें आपके सामने दोहराना चाहता हूं। मेरे ख्याल में सांस की आमदोरफ्त जिद्दोजहद की दूसरी शक्ल है। हमारी जिंदगी हमें दुरुस्त अमल देती है और यही अमल हमें जिंदा रखता है। जिस तरह एक जौहरी सोने का जेवर तैयार करके इसमें रंगीन नगीनों से गुलकारी करता है, इसी तरह जिंदगी का हुस्न हादसात से निकलता है। यह हादसे जिंदगी में जुड़े हुए नगीने होते हैं जिनकी चमक इंसान को तरोताजा रखती है। बाज़-औक़ात ये हादसे हमें पस्तियों में पहुंचा देते हैं और बाज़-औक़ात यही हमारी जिंदगी का आरूज होते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू तवील नहीं करना चाहता, सिर्फ चंद बातें अर्ज करूंगा। मैंने वायरलेस पर दिन भर कोशिश की है, लेकिन किसी भी वजह से किसी कंट्रोल रूम से राब्ता कायम नहीं हो सका। मुमकिन है इमदादी पार्टियां एक हफ्ता, एक माह, एक साल तक यहां ना पहुंच सके। मुमकिन है हमारा किसी जगह से राब्ता कायम ना हो सके। ऐसी सूरत में क्या हम खुदकुशी कर लेंगे? मेरा ख्याल है यह इंसान की तौहीन होगी और इस तरह जान देने वाले सुकून से मर भी नहीं सकेंगे। हमें इस वक्त तक जिद्दोजहद करनी होगी जब तक हम अपनी मंजिल पर ना पहुंच आए या जान ना देते। हम मरने की कोशिश के बजाय जिंदा रहने की कोशिश करेंगे और अगर इस कोशिश में मौत आ जाए तो मेरे ख्याल में वो जिंदगी की सही मंजिल होगी। मैं आपको मायूसी का सबक नहीं दे रहा। आप लोग जो खुद ज़हीन हैं, खुद मुख्तार हैं, हमें हर किस्म के हालात से दो चार होने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मैं तो सिर्फ जहाज चलाना जानता हूँ। इन हालात से निमटने के लिए मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि हम एक तवील जिद्दोजहद का बंदोबस्त करें, इस बर्फ पर जिंदगी गुजारने के बारे में सोचें। यह हमारी किस्मत है कि हम कल ही यहाँ से खुश खुर्रम रवाना हो जाएं, और अगर ना रवाना हो सके तो मायूसी का शिकार ना हो, बल्कि यहाँ वक्त गुजारने के लिए हमारे पास तमाम सराय हो। आप मेरा मकसद समझ रहे होंगे। हाँ मिस्टर सिस्को, आपकी गुफ्तगू हकीकत से करीब तर है। एक मुअम्मर शख्स ने कहा, यहाँ कोई किसी को गाइड नहीं करेगा, कोई किसी पर मुसल्लत नहीं होगा। हर फर्द को आज़ादी है कि अपनी और दूसरों की भलाई के लिए सोचे और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तलकीन करे। मुनासिब मशवरा है। जहाज में जो कुछ मौजूद है अब वो सिर्फ हम सब की भलाई के लिए है। मैं आप पर अपना या अपनी कंपनी का हक नहीं समझता। अब सब कुछ आपका है। इसकी तफसील आप मुझसे पूछ सकते हैं, खुद देख सकते हैं, आप इसके हकदार हैं। हाँ, इतना मैं अर्ज करूंगा कि हमारे पास मुख्तसर तरीन सामान है जो शायद चंद रोज के लिए भी काफी नहीं होगा। इस बर्फ पर पानी की कमी नहीं है, हम जितना पानी चाहे हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता खुराक का मसला है। मेरी नाचीज राय यह है कि यह मसला नौजवानों की किसी टोली के सपुर्द कर दिया जाए। उन्हें खास तौर से स्काइंग शूज मुहैया किए जाएं ताकि वो दूर दूर तक निकलकर शिकार तलाश करें और दूसरों और अपने लिए खुराक मुहैया करें। लेकिन क्या आपके ख्याल में इस बर्फ पर शिकार मिलने की उम्मीद हो सकती है मिस्टर सिस्को? किसी ने सवाल किया। हाँ, बर्फानी परिंदों के बारे में मैंने सुना है, इन्हें शिकार करने या देखने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। एडमंड सिस्को ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है मैं इस सिलसिले में कुछ मदद कर सकता हूँ। एक दरमियानी उम्र के जसीम आदमी ने कहा, जिसकी खूबसूरत दाढ़ी, तंदुरुस्त तवाना जिस्म और बड़ी बड़ी स्याह आंखों से जहानत का इजहार होता था। जरूर फरमाइए मिस्टर। एडमंड सिस्को ने सवालिया अंदाज में खामोशी इख्तियार कर ली। आप मुझे प्रोफेसर खावर के नाम से याद कर सकते हैं। मेरी मुस्तकिल रहायशगाह न्यूयॉर्क में है। मैं वहाँ गवर्नमेंट के महकमा नबातात का डायरेक्टर जनरल हूँ। मेरा वतन एशिया है जहाँ मेरे अजीज मौजूद हैं, मतलब पाकिस्तान। इन्हीं में से एक अजीज के बच्चे की शादी के सिलसिले में मैं अपनी दोनों बच्चियों फरजाना और फरोजा, उसने रुककर दो खूबसूरत लड़कियों की तरफ इशारा किया, के साथ अपने वतन जा रहा था कि यह हादसा पेश आ गया। मैं इस पूरी मुद्दत में आप लोगों की कारकर्दगी को दिल से सराहता रहा हूँ। वो बूढ़ा हूँ लेकिन इस जिद्दोजहद में जवानों की तरह हिस्सा लेने को तैयार हूँ और अपनी तमाम तर खिदमात पेश करता हूँ।